Most welcome in this session. Today we shall discuss the common section of KBS, PRT, TGT and PGT perspective on education and leadership जो हमारा कंसिस्ट करेगा 60 आइटम्स को। यहाँ हमको क्वेश्चन मिलेंगे 60 या 60 नंबर के, ठीक है, जो कि 5 सेक्शन में आपका डिवाइड है। तो इन दिस वीडियो वी शैल डिस्कस टॉप एमसीक्यू ऑफ पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, या हम बोल सकते हैं केबीएस पेडागोजी के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो आपका चाहे पीआरटी हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो, सबका कॉमन सेक्शन है। और ये हमारा जो सेक्शन में पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये हमारा 5 चैप्टर या 5 यूनिट में डिवाइड है या 5 सेक्शन में ये डिवाइड है। चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यू को। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन: The assessment of students can be used by teachers in teaching to develop insight into। छात्रों के मूल्यांकन का उपयोग अध्यापकों द्वारा शिक्षण में निम्नलिखित में से किसमें अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन ए, आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट्स हु नीड टू प्रमोटेड टू द हायर क्लासेस। ऑप्शन बी, नॉट प्रमोटिंग दोज स्टूडेंट्स हु डू नॉट मीट स्कूल स्टैंडर्ड। ऑप्शन सी, चेंजिंग द टीचर्स अप्रोच अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड। ऑप्शन डी, क्रिएटिंग ग्रुप ऑफ ब्राइट एंड वीक स्टूडेंट्स इन क्लास। ऑप्शन फर्स्ट हमारे हिंदी में रहेगा, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्च कक्षा में प्रोन्नत करना है, प्रमोट करना है, ठीक है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड है, नॉट प्रमोटिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उन छात्रों को बढ़ावा नहीं देना जो स्कूल के मानकों को पूरा नहीं करते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर अधिगमकर्ता या शिक्षार्थियों के अनुसार दृष्टिकोण में बदलाव करना या दृष्टिकोण को बदलना, ठीक है। और ऑप्शन डी जो हमारा है, इसका अर्थ है यहाँ पे कक्षा में उज्जवल और कमजोर छात्रों के समूह बनाना। तो यहाँ पर जो हमारा राइट रिस्पॉन्स रहेगा वो रहेगा क्या? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट रहेगा, ठीक है। ऑप्शन सी, चेंजिंग द टीचिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड। यहाँ पर हमारे अध्यापक को अपना दृष्टिकोण विद्यार्थियों के अनुसार करना होगा, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार करना होगा, ठीक है। क्यों? जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं। तो वहाँ पर हमारी कोशिश रहती है कि जो कंटेंट हमने डिलीवर किया है स्टूडेंट के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, स्टूडेंट के आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो हम वहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखते हुए लर्नर्स की नीड को भी यहाँ पर प्रिफर करेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लर्निंग experiences should be planted in manner so as to make learning meaningful. Which of the given learning experiences does not facilitate meaningful learning for the children? हिंदी में अधिगम अनुभवों को इस प्रकार नियोजित किया जाना चाहिए कि अधिगम को अर्थपूर्ण बनाया जा सके। दिए गए अधिगम के अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए अधिक सार्थक अधिगम की सुविधा नहीं देता है? यहाँ पे बात हो रही है लर्निंग एक्सपीरियंसेस की अनुभव या अधिगम अनुभवों की, ठीक है। तो उनको हम किस तरह से प्लान करें, मतलब किस तरह से उनका नियोजन करें जिससे कि जो हमारी लर्निंग है, जो अधिगम है, उसको हम मीनिंगफुल या सार्थक बना सकें, ठीक है। तो नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट नहीं करता है? ठीक है। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा, रिपीटिशन बेस्ड ऑन मेयर रिकॉल एंड कंटेंट ऑफ कंटेंट, ठीक है। या केवल विषय वस्तु के पुनः स्मरण के आधार पर, ठीक, कोई टॉपिक हमने पढ़ाया और रिकॉल टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे रखते हैं। ऑप्शन बी, फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस ऑन कंटेंट, विषय वस्तु पर प्रश्न तैयार करना। ऑप्शन सी, डिस्कशन एंड डिबेट ऑन टॉपिक, विषय पर चर्चा और विचार विमर्श करना। ऑप्शन डी, प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक, विषय पर प्रस्तुतिकरण, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम बच्चे को कोई कंटेंट डिलीवर करते हैं और बच्चा यहाँ पर क्वेश्चंस को फ्रेम करता है वहाँ पर, ठीक है, प्रश्नों का निर्माण करता है, तो ये क्या होगी, लर्निंग मीनिंगफुल होगी। क्यों? बच्चे को कंटेंट समझ में आया, उसके अकॉर्डिंग बच्चा वहाँ पर अपने प्रश्न करता है, नए नए प्रश्नों का निर्माण करता है, क्वेश्चंस को अराइज करता है। सेकेंड हमारा डिस्कशन एंड डिबेट, जब बालक
विचार विमर्श और संवाद करता है, ठीक, उस पे चर्चा करता है। तो कहने का मतलब क्या है, वो लर्निंग हमारी मीनिंगफुल होती है, बच्चा इंटरेस्ट लेता है, वहाँ पे इन्वॉल्व होता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, प्रेजेंटेशन ऑन टॉपिक, इसके थ्रू भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमारे क्या होंगे, मीनिंगफुल होंगे। पहला वाला जो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट नहीं करता है, केवल रिपीटेशन बेस्ड रिकॉल। फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज़ बच्चों को रटा दिया, बच्चों को समझ आया कि नहीं आया, वो हम यहाँ पर ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पर ऑप्शन ए लर्निंग कंडीशन को क्रिएट नहीं करेगा, कौन सी, जो मीनिंगफुल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिविंग पनिशमेंट गिविंग पनिशमेंट वर्बल और नॉन वर्बल टू द चिल्ड्रन रिजल्ट इन, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है पनिशमेंट की या दंड की, चाहे वो आपका शाब्दिक हो या अशाब्दिक हो, बच्चे के अंदर परिणाम, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। मोटिवेटिंग देम टू वर्क, कार्य करने के लिए उनको अभिप्रेरित करना। ऑप्शन बी, प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड्स इमेज, बच्चे की इमेज को प्रोटेक्ट करना, उसकी रक्षा करना, ठीक है। ऑप्शन सी, इम्प्रूविंग देयर स्कोर्स, उनके प्राप्तांकों को सुधार करना। डैमेजिंग देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट, देखो जब हम बात करते हैं पनिशमेंट की, जब हम बात करते हैं दंड की, या हम बात करते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की, जब हम बच्चे को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं तो बच्चा वहाँ पे डिमोरलाइज होता है, डिमोटिवेट होता है, ठीक है। और उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, आत्मसंप्रत्यय है, वो वहाँ पर डैमेज होता है, क्षतिग्रस्त होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया, या उसका जो रिस्पॉन्स है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो अगर डायरेक्टली आप उस बच्चे को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, नॉन वर्बल या कोई पनिशमेंट दे दें, तो बच्चा वहाँ पे डिमोरलाइज होगा, डिमोटिवेट होगा। अगर उसी जगह पर उसके आंसर को हम नॉर्मली बोल दें कि बेटा आपने जो आंसर बताया वो गलत है, इसका सही रिस्पॉन्स ये होगा, ठीक है, तो उस रिस्पॉन्स को हम बच्चे से रिपीट कराएंगे, बच्चे को मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि आप इस टॉपिक को, इस कंटेंट को एक बार फिर पढ़िए, उसके बाद आंसर कीजिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, क्यों? क्योंकि जब हम बच्चे को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, पनिशमेंट देते हैं, चाहे वर्बली नॉन वर्बली, तो बच्चे के अंदर डैमेजिंग, उसका जो आत्मसंप्रत्यय होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो वहाँ पे डाउन होता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मेकिंग स्टूडेंट्स मेंबर ऑफ ए कम्युनिटी टू मोटिवेट देम फॉर द सेम रिफ्लेक्ट। ऑप्शन ए, सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्शन ऑफ मोटिवेशन। ऑप्शन बी, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच टू मोटिवेशन। ऑप्शन सी, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू मोटिवेशन। ऑप्शन डी, कॉग्निटिव अप्रोच टू मोटिवेशन। छात्रों को एक स्वच्छ वातावरण या स्वच्छ समुदाय की बात हो रही है यहाँ पे, स्वच्छ समुदाय की, या नॉर्मली छात्रों को एक समुदाय का सदस्य बनाना है, उन्हें इसके लिए प्रेरित करना दर्शाता है किसको, ठीक है। पहला हमारा हो जाएगा हिंदी में अभिप्रेरणा के लिए, ठीक है, कौन सा, सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणाएं। ऑप्शन बी, बिहेवियरिस्टिक को हम बोलेंगे व्यवहारवादी दृष्टिकोण। ऑप्शन सी हमारा ह्यूमनिस्टिक, अभिप्रेरणा के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण। ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा के लिए संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अभिप्रेरणा की या मोटिवेशंस की, ओके। तो मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन एक हमारा ऐसा पॉजिटिव अप्रोच होता है जो किसी ऑब्जेक्टिव, किसी गोल, किसी एम को गेन करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, जो एक ऑर्गेनिज्म होता है, कोई प्राणी विशेष को कार्य करने, व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, मजबूर करता है, एक्टिव करता है वहाँ पर। तो इसके लिए हमारा क्या रहेगा? इसके लिए हमारा यहाँ पे रहेगा सांस्कृतिक सामाजिक दृष्टिकोण। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट होगा, सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्शन ऑफ मोटिवेशन। सामाजिक सांस्कृतिक की जब हम बात करते हैं, ठीक है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल होता है, एक सामाजिक प्राणी होता है, ठीक है। तो वहाँ सामाजिक प्राणी होने के नाते एक विद्यार्थी है, ठीक है, स्टूडेंट, ठीक है, वो क्या होता है, समाज में अपने संगी साथियों के द्वारा, माता पिता के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा वहाँ पे क्लोज रिलेशन बनाता है, और उस परिवेश में
उस इन्वायरमेंट में वो अपने आप को एक आइडेंटिफिकेशन, एक पहचान दिलाना चाहता है, और वो पहचान दिलाने के लिए पॉजिटिव वे में वो ऐसे काम को करता है जिससे कि उसको मोटिवेट मिले, और वो जो पार्टिसिपेशन होते हैं, ठीक है, ये कोई भी हमारा कल्चरल वर्क होता है, वहाँ पे सोशल वर्क होता है, वहाँ पर भी वो क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। और इस तरह से हमारा जो कम्युनिटी का मेंबर बनाना है, उसको समुदाय का सदस्य बनाना है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा रहेगा, आरब सेज दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय one's innate disposition, while Sonali feels that it is because of the environment. This discussion between Arab and Sonali is about option A, critical sensitive feeling, option B, stability and instability argument, option C, continuous and discontinuous learning, option D, nature and nurture debate. ठीक है, हिंदी में आरब का कहना है कि भाषा का विकास किसी की सहज प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली को लगता है ये पर्यावरण के कारण होता है। आरब और सोनाली के बीच ये चर्चा किसको लेकर होती है? देखो, आपने एक टॉपिक पढ़ा है चाइल्ड डेवलपमेंट में, ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग द लर्नर जो केबीएस का सिलेबस है, वहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है। क्या दिया गया है? डिबेट्स ऑन डेवलपमेंट, विकास के ऊपर वाद विवाद, ठीक है। तो वहाँ पर एक टॉपिक है हमारा नेचर वर्सेस नर्चर, प्रकृति बनाम पोषण। प्रकृति हमारा यहाँ पर हम बात करेंगे हेरिडिटी की, ओके, और नर्चर हम बात करेंगे यहाँ इन्वायरमेंट की, या हमारा जो लालन पालन है जिस इन्वायरमेंट में हम पले बड़े हैं। तो यहाँ पे डिस्कशन किसका है? ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट होगा, नेचर वर्सेस नर्चर, प्रकृति बनाम पोषण या प्रकृति बनाम पालन पोषण। ओके, क्वेश्चन, ए टीचर नोटिस दैट पुष्पा कैन नॉट सॉल्व ए प्रॉब्लम ऑन हर ओन, however she does so in the presence of adult or peer guidance. This guidance is called, यहाँ पे बात हो रही है, एक शिक्षक ने गौर किया कि पुष्पा स्वयं किसी कार्य को नहीं कर पाती या किसी समस्या को समाधान नहीं कर पाती, हालांकि वह किसी वयस्क या किसी सहकर्मी की उपस्थिति में या मार्गदर्शन में ऐसा कर सकती है या करती है। इस तरह के मार्गदर्शन को क्या कहा जाएगा? तो ऑप्शन सी या सॉरी ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे राइट होगा, स्कैप फोल्डिंग, या जिसको बोलते हैं पाड़ देना या मचान। देखो, जब हम बात करते हैं वाइगोस्की की सिद्धांत की, जहाँ पर उन्होंने बात की थी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक ऐसा जोन जहाँ पर हम किसी मतलब हमारा एक जोन फिक्स होता है कहाँ तक हम काम को कर सकते हैं। तो जब बच्चा लर्निंग इन्वायरमेंट में होता है, किसी कार्य को करता है, किसी चीज़ को सीखता है, उसको वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, तो उससे अधिक नॉलेज वाला, उससे अधिक एक्सपीरियंस वाला उसको सपोर्ट करता है, वहाँ पे उसको गाइडेंस देता है, उसको सहारा देता है, जिस सहारे से वो कार्य को करने में सक्षम होता है। तो ये सहारा देने का जो प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग, इसको हम बोलते हैं पाड़ देना। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं ZPD शॉर्ट में, ठीक है, इसी में हमारा है स्कैप फोल्डिंग जो यहाँ पे दिया गया है। और तीसरा है हमारा MKO। तो वाइगोस्की के जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैप फोल्डिंग एंड MKO में मोर नॉलेजेबल अदर, इसको डिटेल में जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे लिंक दे दिया जाएगा ZPD और स्कैप फोल्डिंग के बारे में, और ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ पर आप डिटेल में बहुत इजी वे में समझ पाएंगे कि हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, स्कैप फोल्डिंग क्या होता है, और हमारा MKO। क्वेश्चन नंबर 7, a teacher labeled the head of committee as chairperson instead of chairman. It indicate that teacher, यहाँ पे बात हो रही है, एक शिक्षक ने समिति के प्रमुख को अध्यक्ष या चेयरमैन के बजाय सभापति के रूप में अंकित किया। ये दर्शाता है फॉलो ए मोर एक्सेप्टेबल टर्म, बहुत लोगों के द्वारा स्वीकार्य शब्द। ऑप्शन बी हैज़ ए गुड कमांड ऑन लैंग्वेज, भाषा के ऊपर अच्छी पकड़। ऑप्शन सी इज यूजिंग जेंडर फ्री लैंग्वेज, यहाँ पर लिंग, यहाँ पर जो भाषा है हमारी, ठीक है, लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करना। ऑप्शन डी जेंडर बायास्ड, यह लिंग पूर्वाग्रह रखते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है चेयरपर्सन और चेयरमैन की। देखो, जब हम बात करते हैं लिंग की, तो लिंग क्या है? हमारा एक सामाजिक संरचना है, एक सोशल स्ट्रक्चर है, और जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए
या जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं चेयर पर्सन, ठीक है, जो कि किसी जेंडर को आइडेंटिफाई या जेंडर को रिवील नहीं करता है। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, जेंडर फ्री या हिंदी में जिसको बोलेंगे लिंग मुक्त या तटस्थ भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है और यहाँ पर संदर्भित करता है किसी विशेष समाज में पुरुष या महिला होने का अर्थ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर केवल चेयर पर्सन को रखा गया है, चेयरमैन को ना रखा गया, ना कि चेयर वुमेन को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज एसेंशियल फॉर, यहाँ पे बात हो रही है सतत और व्यापक मूल्यांकन की, ठीक है, एक आवश्यक है फाइन ट्यूनिंग ऑफ टेस्ट वाइल ए बिट टीचिंग, ठीक है, ऑप्शन डी सॉरी बी, एंड डाइल्यूटिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी करेक्टिंग लेस फ्रिक्वेंट एरर मोर देन मोर फ्रिक्वेंट एरर, ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, फाइन ट्यूनिंग विद टेस्ट विद टीचिंग, शिक्षण के साथ परीक्षा का अच्छा संबंध, ऑप्शन बी यहाँ पर शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करना, ऑप्शन सी अधिक बार बार होने वाली त्रुटियों की तुलना में कम बार बार होने वाली त्रुटियों को ठीक ठीक करना, ऑप्शन हमारा जो लास्ट है यहाँ पर है ये समझना कि अधिगम को कैसे अवलोकन किया जा सकता है, कैसे संग्रहित किया जा सकता है, कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। देखो जब हम बात करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, उसका एक इसेंशियल पार्ट होता है जिसके थ्रू हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एवेल्युएट करते हैं, उस पार्ट को कहा जाता है CCE कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। कॉन्टिन्यूस का मतलब कंटिन्यू वे में सतत रूप से एवेल्युएशन होना, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यहाँ पर व्यापक रूप में, जहाँ पर कॉग्निटिव को कॉग्निटिव जितने भी एस्पेक्ट है उन सबको इन्वॉल्व करना। तो पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ऑब्जर्व करना, उसमें आने वाली जो बच्चों की वीकनेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की वीकनेस है जो भी है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको रिमूव करना या पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करना। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय चिल्ड्रन इन एडोलेसेंस स्टेज, किशोरावस्था के दौरान बालकों में किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन ए एडजस्टमेंट विद फिजिकल एंड मेंटल चेंज, शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के साथ में समायोजन, ऑप्शन बी एडजस्टमेंट विद पीयर ग्रुप पर जो दिया है यहाँ पे हमारा पीयर है, ओके, और एडजस्टमेंट विद पीयर ग्रुप साथ ही संगियों के द्वारा समायोजन, एडजस्टमेंट विद पेरेंट्स माता पिता के द्वारा समायोजन, माता पिता के साथ समायोजन, ऑप्शन डी स्टडी रिलेटेड एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए होगा करेक्ट, ओके। ठीक है, एडजस्टमेंट विद फिजिकल एंड मेंटल चेंज, शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के साथ में समायोजन, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल स्ट्रक्चर भी हमारा चेंज होता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी क्विक वे में होता है और बहुत चीज़ें यहाँ पर हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज होती हैं और हमारा जो मेंटल चेंजेस होता है उसके साथ में थोड़ा एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे 9th का ऑप्शन ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in your class you feel that some students are learning very fast, some are learning very slow, what would you do in this situation। आपके कक्षा में आपने महसूस किया है कुछ स्टूडेंट बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, कुछ स्टूडेंट बहुत धीमी गति से सीखते हैं, इस स्थिति में आप वहाँ पर क्या करेंगे। ठीक है, पहला हमारा लेट ही फास्ट लर्नर टू कंटिन्यू देयर लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चे तीव्र गति से सीख रहे हैं उनको उसी वे में कंटिन्यू करना, ऑप्शन डी सॉरी बी डू नॉट पे अटेंशन ऑन स्लो लर्नर, जो धीमी गति से विद्यार्थी सीख रहे हैं उनके ऊपर ध्यान ना देना, ऑप्शन सी इग्नोरिंग दिस थिंग, इस चीज़ को इग्नोर करना, ऑप्शन डी टेक हेल्प ऑफ फास्ट लर्नर टू टीच स्लो लर्नर, या जो हमारे तीव्र गति से सीखने वाले बालक हैं उनकी सहायता लेना, उनकी सहायता से स्लो लर्नर को पढ़ाना। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट होगा। जो हमारे फास्ट लर्नर हैं, जो तीव्र गति से जो रैपिडली चीज़ों को सीखते हैं, उनके थ्रू जो स्लो लर्नर है उनको हम क्या करेंगे, हेल्प प्रोवाइड कराएंगे, सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट
होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इन व्यू ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ए गुड टीचर इज वन हु, यहाँ पे बात हो रही है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक आदर्श अध्यापक है जो, ऑप्शन ए सक्सीड टू स्टॉप टॉकिंग इन क्लासरूम, जो कक्ष में बातें होती हैं उनको बंद करने में सफल होना, ऑप्शन बी पनिश टॉकर, बातचीत करने वाले बच्चों को दंड देना, न्यूट्रल न्यूट्रल रहना, ऑप्शन डी थिंक दैट थिंकिंग टॉकिंग कैन बी यूज्ड एज लर्निंग रिसोर्सेज, यहाँ पर जो यहाँ पे वार्तालाप है जो बातचीत है उसको एक अधिगम स्रोत के रूप में यूज़ करना, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट होगा। जो बच्चे का वार्तालाप होता है, जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, उनको हम एज ए लर्निंग रिसोर्सेज यूज़ करेंगे। उस बातचीत को हम पॉजिटिव वे में, कंटेंट वे में, या जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा होगा उसके साथ में हम कंबाइन वहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 रहेगा यहाँ पे, चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर who have never gone to school or have not completed their school education, the right to education act 2009, ठीक, यहाँ पे एक जीरो ऐड कर लेंगे, has done a provision to mainstream them with education by, यहाँ पे बात हो रही है 6 साल से 14 साल तक का बच्चा जो कभी विद्यालय नहीं गया और जिन्होंने अपनी शिक्षा को पूर्ण नहीं किया। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा कौन से प्राविधान है कि बालक को मुख्य धारा में जोड़ा जाए, तो यहाँ पर एम्फेसाइजिंग ऑन इम्प्लीमेंटिंग स्पेशल ट्रेनिंग, तो उस बालक के लिए हम स्पेशल ट्रेनिंग की ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, व्यवस्था करेंगे, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। क्यों, यहाँ पर हम सिलेबस की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बच्चा स्कूल गया नहीं, जब स्कूल गया नहीं तो पाठ्यचर्या की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे स्पेशल ट्रेनिंग की। The gifted child is one who is specific in the quantity of his production and rate and quality. This statement is given by, यहाँ पे बात हो रही प्रतिभाशाली बालक के बारे में, ठीक है, इज वन वह है जो स्पेसिफिक क्वांटिटी, जो एक विशेष मात्रा में प्रोडक्शन उत्पाद को बढ़ाना, रेट एंड क्वालिटी को रखता है, ठीक है, या द गिफ्टेड चाइल्ड इज वन हु इज स्पेसिफिक इन द क्वांटिटी ऑफ इस प्रोडक्शन रेट एंड क्वालिटी, ये स्टेटमेंट दिया गया है आपका टर्मन एंड ओडेन के द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देखो स्टेटमेंट आपका सिमिलर रहता है, उसमें कुछ समझने और समझाने की चीज़ें नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बालक द इंफॉर्मेशन सूचना रिगार्डिंग हाउ दे आर परफॉर्मिंग, वो किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, शुड बी गिवन टू देम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, कार्य समाप्त होने के बाद, कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द फेस ऑफ वर्क, जब हमारा कार्य चल रहा होता है उसके दौरान प्रदान करना, वंस इन मिडिल ऑफ दैट वर्क, एक बार बीच में देना, देयर इज़ नो नीड, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। देखो जब हम बात करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जब हम लेक्चर कंटेंट को डिलीवर कर रहे होते हैं तो बीच बीच में हम उन बच्चों को, ठीक है, क्या करेंगे, उनको हाउ दे आर परफॉर्मिंग शुड गिवन, उनको हम क्विकली चेक कर लेंगे किस तरह का उनका जो टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट हमारा उसमें कैसा पार्टिसिपेशन है, वो एक्टिवली वहाँ पे सुन रहे हैं, जो कंटेंट दिया जा रहा है उसको ग्रेस्प कर रहे हैं, मतलब पकड़ बना रहे हैं, तो हम उनको चेक करने के लिए वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं या किसी और वे में भी हम उनको वहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कंबाइन या इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पे, क्लासरूम कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट शुड बी, यहाँ पे बात हो रही कक्ष की या जो क्लासरूम का इंटरेक्शन होता है, संप्रेषण होता है विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य, वो किस तरह का होना चाहिए, तो वो होना चाहिए हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब अगर हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड की बात करेंगे तो जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ये भी हमारे स्टूडेंट बेस्ड पर होते हैं, मतलब जो हमारे ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए जाते हैं किसी कंटेंट के, तो स्टूडेंट्स की नीड को ध्यान में रखते हुए, उसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, उसकी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए फ्रेम किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ ए चाइल्ड रीच स्कूल लेट, यदि कोई बालक विद्यालय लेट पहुंचता है, देन व्हाट विल यू डू, तब आप क्या करेंगे, स्कॉल्ड हिम सो दैट ही डज नॉट रिपीट इट अगेन, उस बालक को डांटेंगे कि दोबारा ऐसा ना हो, ऑप्शन बी टॉक टू द प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक से बात करेंगे, कॉन्टेक्ट हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता से बात करेंगे, टॉक टू द चिल्ड्रन,
ए चाइल्ड ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न। हम बालक से बात करेंगे और उसकी समस्या को जानने का प्रयास करेंगे, उसके बाद उसको दूर करने का भी प्रयास करेंगे। ऑप्शन डी होगा यहाँ पे हमारा। क्वेश्चन नंबर 18, विच अप्रोच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन एजुकेशन इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे बात हो रही है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कौन सा अप्रोच हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट या उपयुक्त रहेगा। बिहेवियरिस्टिक, व्यवहारवादी, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, संरचनावादी, ठीक है, और हमारा स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच, और लास्ट में हमारा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो हमारा यहाँ पे जो सेकंड वाला है हमारा संरचनावादी, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, जो कि जिसके हमारे जीन पियाजे, ब्रूनर, ठीक है, ये हमारा सेकंड जो अप्रोच है ऑप्शन बी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ द टीचर इन द क्लासरूम विल नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू बिकम क्रिटिकल थिंकर। यहाँ पे बात हो रही है कौन सी अध्यापक की ऐसी एक्टिविटी है जो बालक के अंदर आलोचनात्मक चिंतन डेवलप करने में हेल्प नहीं करेगा। तो देखो, ब्रेन स्टॉर्मिंग की हम बात करते हैं तो इसके थ्रू हमारे अंदर क्रिएटिविटी या क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होती है। जब हम बच्चों को क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है, हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू फाइंड आंसर टू क्वेश्चंस, बच्चों से हम क्वेश्चन करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इनके आंसर दीजिए, तो इसके थ्रू भी हम क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं। रिफ्रेमिंग रेफरिंग देम टू बुक इन द स्कूल लाइब्रेरी विच हैज़ द आंसर। अब मुझसे कहेंगे कि हमने जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर आपको लाइब्रेरी में इस बुक में मिल जाएगा। जब बच्चे बुक में आंसर देंगे तो उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी। तो कहने का मतलब हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी, अरेंजिंग ए शॉर्ट ग्रुप डिस्कशन, जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो उसके थ्रू भी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। लास्ट क्वेश्चन हमारा रेडीनेस फॉर लर्निंग, अधिगम के रेडीनेस फॉर लर्निंग, यहाँ पर सीखने के लिए तत्पर होना रेफर्स टू किसको प्रदर्शित करता है। थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ रेडीनेस, थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत के लिए, जनरल एबिलिटी लेवल ऑफ स्टूडेंट, बालक का सामान्य अभिक्षमता, ऑप्शन सी प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग कॉन्टिन्यूम। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं 20 क्वेश्चंस को, जो कि आपके पेडागोजी बेस्ड है, या जो हमारा मेन सेक्शन है एजुकेशन एंड लीडरशिप से रिलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए क्वेश्चंस के साथ में, नए सेक्शंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।